सास लाई 2 करोड़पति बहुएं। अरे ये क्या, घर में तो राशन का एक दाना तक नहीं है। अब मैं अपने बेटों के लिए क्या बनाऊं? अगर उन्हें पता चल गया कि घर में एक दाना भी नहीं है तो उन्हें बहुत दुख होगा। एक काम करती हूँ, पड़ोस की काकी से थोड़े से कच्चे चावल ले आती हूँ। कावेरी अपनी पड़ोस की काकी के पास जाती है और उससे थोड़े से कच्चे चावल लाकर उबाल देती है। जिसके बाद जैसे ही उसके दोनों बेटे राहुल और राघव नींद से उठते हैं, वो उन दोनों को देखकर कहती है, अरे तुम दोनों उठ गए, चलो मुंह हाथ धो लो, उसके बाद खाना खा लो। कावेरी के कहने पर राहुल और राघव दोनों फ्रेश हो जाते हैं। जिसके बाद कावेरी उन्हें सफेद चावल के साथ चटनी देती है। अच्छा सुनो, घर में राशन खत्म हो गया है, बच्चा कुचा मैं बना चुकी हूँ। तुम दोनों कहीं नौकरी कर लो ताकि घर की परेशानियां दूर हो जाए। पूरे 2 महीने से मैं नौकरी ढूंढने के लिए यहाँ से वहाँ इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, मैं कोई मुझे नौकरी पर ही नहीं रख रहा। माँ आप चिंता मत करो, शाम को मैं राशन ले आऊंगा, ठीक है। दोनों सफेद चावल के साथ चटनी खाकर काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। राघव को सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका कहीं भी इंटरव्यू पास नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ राहुल आटे की बोरियां उठाकर कुछ पैसे कमाने की कोशिश करता है। आटे की बोरी उठाकर कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मैं घर में राशन ले जाऊंगा। ऐसा सोचकर राहुल जल्दी जल्दी आटे की बोरियां उठाता है और फटाफट उन्हें गोडाउन में रख देता है। उसका ये काम देखकर उसका मालिक उसे 100 रुपए ज्यादा दे देता है। ओ पुत्र, आज तुमने 2 लोगों का काम अकेले किया है यार। और ये लो मेरी तरफ से 100 रुपए का नगद इनाम। वैसे तुम बहुत ताकतवर हो यार, और पढ़े लिखे भी लगते हो, फिर तुम इस तरह मजदूरी क्यों कर रहे हो? राहुल अपने मालिक को अपने बीते हुए कल के बारे में बताना शुरू करता है। मैं एक बहुत बड़े और अमीर आदमी का बेटा था। मेरे पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस था। मैं और मेरा बड़ा भाई राघव, हम दोनों ही अपने पापा के बिजनेस को संभाल रहे थे। एक दिन मैं, मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरा भाई, हम सभी खाने की टेबल पर खाना खा रहे थे। तभी एक औरत हमारे घर पर चली आई। तुम यहाँ आराम से अपने परिवार के साथ खाना खा रहे हो? अरे मुझसे प्यार करके मुझे धोखा देकर तुम्हें क्या मिला? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे ये क्या बकवास कर रही हो? ऊपर वाले से डरो। अरे मुझे ना सही, अपने बच्चों को तो स्वीकारो। हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तुमने तो प्यार के धोखे में मेरा फायदा उठाया और मुझे सड़क पर लाकर छोड़ दिया। उस दिन वो तमाशा देखने के बाद मेरी माँ से मेरे पिताजी का इतना बड़ा धोखा सहन नहीं हुआ। जिसके बाद मेरी माँ ने मेरे पिताजी की धन दौलत को छोड़ दिया। जिसके बाद हम लोग एक छोटे से घर में रहने लगे। ओ ये तो बहुत बुरा हुआ यार। ओ वैसे तुम मुझे काबिल लगते हो, मैं इतनी भाग दौड़ नहीं कर पाता हूँ। तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? ये सुनकर राहुल बहुत खुश होता है। जिसके बाद वो अपने मालिक की आधे से ज्यादा भागदौड़ संभालने लगता है। वहीं दूसरी तरफ राघव एक एम्बिशियस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है। सुबह से अभी तक पूरे 9 इंटरव्यू दे चुका हूँ और ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। अगर मुझे काम नहीं मिला तो पता नहीं क्या होगा यार मेरा। कुछ ही देर में राघव को इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। जिसके बाद राघव अपना इंटरव्यू देने के लिए जाता है। राघव अपने इंटरव्यू में पूरी जान लगा देता है, जिसके चलते कंपनी वाले उसे जॉब ऑफर कर देते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। शाम को जब वो दोनों घर वापस आते हैं और अपनी माँ को अपनी अपनी नौकरियों के बारे में बताते हैं तो कावेरी बहुत खुश होती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान ने मेरी सुन ली। देखो तुम दोनों मन लगाकर नौकरी करना, लेकिन अपने पिताजी की तरह मत बनना। करोड़पति होने के बाद इंसान के अंदर घमंड और बहुत सी चीजों की लालसा आ जाती है जो इंसान को डुबो देती है। माँ आप चिंता मत कीजिए, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दोनों भाई अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जिसके चलते राहुल को अपने मालिक की बेटी से प्यार हो जाता है। वहीं राघव को अपनी कंपनी के मैनेजर से, लेकिन कावेरी को करोड़पति से बहुत नफरत होती है। जिसके चलते वो अपने दोनों बेटों के लिए गरीब की लड़कियां ढूंढ रही होती है।
मैं नहीं चाहती कि कोई करोड़पति की बेटी मेरे बेटे से शादी करे। अरे गरीब घर की लड़की परिवार को समझेगी और कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। कावेरी रोज अपने दोनों बेटों को करोड़पति लड़कियों से दूर रहने के लिए कहा करती थी, जिसके चलते एक दिन वो दोनों आपस में बात करते हैं। भाई, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो मेरी कंपनी की मैनेजर है। भैया, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। जिस मालिक के पास मैं काम करता हूँ उसकी बेटी मुझे पसंद है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन माँ तो करोड़पति ही पसंद नहीं करती है। फिर वो हमारी शादी कैसे करवाएगी? मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम अपनी अपनी पत्नियों को गरीब दिखाकर उनसे शादी कर लें। फिर माँ को पता ही नहीं चलेगा कि वो करोड़पति बहू लेकर आई है। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम ऐसा ही करते हैं। राहुल और राघव दोनों ही अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को गरीब घर की लड़कियां बनाकर अपनी माँ से मिलवा देते हैं, जिसके बाद कावेरी उन दोनों को देखकर कहती है, अरे रूपा, निशा, तुम दोनों तो बहुत खूबसूरत हो। भगवान ने बहुत ही खूबसूरती से फुर्सत से बनाया है तुम्हें, और तुम दोनों ही गरीब घर से हो। लेकिन चिंता मत करो, मेरे बेटे तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। कुछ दिन में कावेरी अपने दोनों बेटों की शादी उनकी पसंद की लड़कियों से करवा देती है, जिसके बाद वो अपनी करोड़पति बहुओं को गरीब घर का समझकर उन्हें अपने घर ले आती है। देखते ही देखते निशा और रूपा दोनों घर की सभी जिम्मेदारियों को संभाल लेती हैं और अपनी सास का अच्छे से ख्याल रखती हैं। अरे, तुम दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन तुमने मुझे अपने परिवार वालों से अभी तक नहीं मिलवाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों आज की शाम को अपने परिवार वालों को खाने पर बुला लो। ये सुनने के बाद वो दोनों हैरान रह जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों कावेरी से कहती हैं, अरे माँ जी, मैं नहीं चाहती कि मेरे पिताजी यहाँ पर आए, क्योंकि वो बहुत गरीब है। उन्हें इस हालत में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ माँ जी, मेरी माँ भी बहुत गरीब है। अगर वो यहाँ पर आएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अमीरों से अच्छा तो गरीब होना है। कम से कम गरीबों के अंदर धोखेबाजी तो नहीं होती। तुम आज की रात अपने परिवार वालों को खाने पर बुलाओ। मैं सबसे मिलना चाहती हूँ। ना चाहते हुए भी निशा को अपने परिवार वालों को घर बुलाना पड़ता है। जैसे ही कावेरी उन दोनों के माता पिता को देखती है, वो उन्हें देखते ही दंग रह जाती है, जिसके बाद कावेरी अपने दोनों बेटों से कहती है, आखिर तुम दोनों ने भी मेरे साथ वैसा ही किया जैसा तुम्हारे पिताजी ने किया था। उन्होंने मुझे धोखा देकर किसी और औरत के साथ संबंध बनाए, तो तुम दोनों ने मुझे धोखा देकर अमीर घर की लड़कियों से शादी कर ली। और मेरी बदकिस्मती देखो कि मैं अमीर घर की लड़कियों को अपनी बहू बनाकर घर ले आई। माँ, आप तो कैसी बात कर रही हो? हर अमीर इंसान गलत नहीं होता। कुछ अमीर बहुत अच्छे भी होते हैं माँ। हाँ माँ, हम दोनों अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते हैं। हम नहीं चाहते थे कि आप हमें उनसे अलग करें, इसलिए हमने ये सब किया। हमें माफ कर दीजिए माँ, लेकिन हमें अपनी पत्नियों से अलग मत कीजिए प्लीज। अपने बेटों को अपनी पत्नियों से इतना प्यार करते हुए देखकर बेचारी कावेरी कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद वो अपने दोनों बेटों को गले से लगाते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो। अपने गुस्से के चलते मैंने तुम दोनों को बहुत उल्टा सीधा कहा। दरअसल मैं तुम्हारे पिताजी का गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकालने लगी थी, लेकिन समय रहते मुझे समझ आ गया कि हर गरीब इंसान गलत नहीं होता, क्योंकि रूपा और निशा दोनों ही बहुत अच्छे स्वभाव की हैं और वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। अपनी माँ के मुंह से ये बातें सुनकर राघव और राहुल दोनों ही बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ मिलकर अपनी माँ के पैर छूते हैं। उस दिन के बाद उनकी सभी परेशानियां धीरे धीरे ठीक होने लगती है और वो सभी अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक बहू की दो हमशक्ल सास।
बेला देर सांझ अपनी ससुराल की दहलीज पर दस्तक देती है, जहां वो अपनी सास को सोफे पर बैठा पाकर बोलती है, पाई लागू माँ जी। अजीब बात है, आज सासू माँ ने आशीर्वाद देना तो दूर, मुझे एक तक देखा भी नहीं। शायद सासू माँ कुछ ज्यादा हद तक सीरियल की गहराई में सराबोर हो गई हैं। प्यास के मारे गला सूख गया है। ये बोलकर बेला रसोई घर का रुख करती है, जहाँ उसकी सास खाना पका रही होती है। ये देख बेला बड़ी आंखें करके हिचकते हुए कहती है, ये क्या भला है? अभी तो क्षण भर पहले सासू माँ सोफे पर पसरी हुई थी, फिर ये रसोई घर में कैसे डोल रही है? कहीं ये मेरी आंखों की मिथ्या तो नहीं है? बेला रसोई घर में जाने की बजाय दौड़ते कदमों से हॉल में वापस आती है। कमाल है, अभी तो सासू माँ बावर्ची घर में थी, अभी ये हॉल में बैठी हुई है। सासू माँ मुझे हैरत अंगेज कर रही हैं। कहीं मेरे मायके जाने के बाद सासू माँ निपट तो नहीं गई है? ऊपर वाले तेरे भी खेल निराले। जैसे ही बेला ये बोलकर नजरें नीचे करती है, अपने सामने एक ही शक्ल सूरत की दो सासों को देखकर वो दंग होकर चीखती हुई बोलती है, भूतनी, भूल भुलैया की भूतनी, बचाओ! ये सब क्या हो रहा है? एक ही शक्ल सूरत की दो सास, मेरी सांस निकल रही है। क्या तो ये मेरी आंखों का भ्रम है या फिर ये कोई भूतनियों का छलावा? आखिर कौन है बेला की असली सास? कहीं ये हमशक्ल दिखने वाली सास की कोई साजिश है या फिर कोई दुखदाई दास्तान? इस कहानी की शुरुआत साल भर पहले हुई थी, जब बेला बतौर बिहाकर ससुराल आई थी, जहां उसकी सास सीता उसका स्वागत करते हुए कहती है, बहू, इस नए घर में तेरा स्वागत है। अब तक तो तेरी इस बूढ़ी सास ने इस घर को संजोए रखा था, मगर अब बहू होने के नाते ये घर की बागडोर तेरे हाथों में है। मुझे भरोसा है कि तू मेरी उम्मीद पर खरी उतरेगी। मैं अपनी भरसक कोशिश करूंगी कि आपको कभी शिकायत का एक मौका न दूं। इसके बाद बेला अपने पति आलोक के साथ कमरे में चली जाती है। बेला ससुराल की बागडोर को बखूबी संभाल लेती है। समय के साथ एक सप्ताह बीत जाता है। एक रात, अरे ये कैसा शोरगुल है? घर में कोई चोर उचक्का तो नहीं घुस आया? बेला सभी कमरे छानबीन करती है। तभी उसकी निगाह हॉल के दरवाजे से भीतर आ रहे अपनी सास सीता पर पड़ती है। ये सासू माँ इतनी देर रात दबे पाँव कहाँ से आ रही है? शायद अभी सवाल करना सही नहीं होगा। अगली सुबह बेला अपनी सास सीता को एक टक निहारती है। क्या हुआ है बहू? तू सवेरे से मेरी सूरत ही निहारे जा रही है, कुछ कहना चाह रही है क्या? सासू माँ, कल देर रात के 2 बजे मैंने आपको दरवाजे से भीतर आते हुए देखा। बेला के पूछने पर सीता का शरीर पसीने से सराबोर हो जाता है। वो हिचकते हुए कहती है, वो बहू, मुझे बड़ी घुटन सी महसूस हो रही थी, बस इसीलिए ताजी हवा खाने बाहर चली गई। सासू माँ के हैरतअंगेज हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ छुपा रही है। उस सांझ जब आलोक दफ्तर से घर लौटता है तो बेला ये बात उसके सामने छेड़ती है। आलोक? बोलो बेला, क्या बात है? आलोक, कल देर रात मैंने माजी को दरवाजे से अंदर आते देखा। जाने क्यों माजी छिपते छिपाते भीतर आ रही थी, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। बेला, बढ़ते बुढ़ापे में बूढ़े इंसान को बहुत बार नींद नहीं आती, शायद माँ टहलने गई हो, ज्यादा मत सोचो। समय गुजरता है और बेला बोलती है, सासू माँ, मेरे बाबूजी की तबीयत बेहद बिगड़ गई है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मायके हो आऊं। अरे बहू, इसमें पूछना क्या, तू फौरन ही चली जा। बेला के मायके जाते ही सीता सुकून की सांस भरते हुए कहती है, अब मुझे कुछ पलछिन के लिए इस स्वांग रचाने से बचाव मिल गया। अब मैं अपनी छोटी बहन गीता को घर ला सकती हूँ। दरअसल वो हम शक्ल सीता की सगी बहन थी। बेला के पीठ पीछे सीता अपनी बीमार बहन गीता को घर ले आकर उसका खास ख्याल रखने लगती है। इसका मतलब आपकी हमशक्ल सूरत से मेल खाने के बीच बहनों के खून का रिश्ता है। मेरी जुड़वा बहन गीता अपनी गृहस्थी में बहुत खुश थी बहू, मगर उस विधि के विधाता ने बेचारी मेरी बहन की खुशियां तार भकार कर दी। सासू माँ, गीता सासू माँ के संग ऐसा क्या हुआ था? हम दोनों जुड़वा बहनों का ब्याह एक संग हुआ था, मगर दुर्भाग्यवश गीता ब्याह के कुछ सालों बाद ही बेवा बन गई। जब एक रोज गीता सैर सपाटे के लिए अपने पति और बच्चों के लिए बढ़ रही थी, उनकी गाड़ी का बेतहाशा बुरा एक्सीडेंट हुआ।
जिसमें बच्चे और ब्रजेश जीजा जी दर पर ही चल बसे। किस्मत से मेरी जुड़वा बहन गीता की जान तो बच गई, मगर मेरे भरसक कोशिश के बावजूद सालों बाद भी ये सदमे से उबर न सकी। सीता सिसकती हुई बेला को अपनी आप बीती बताती है। सासू माँ, अब हम सास बहू मिलकर मौसी सासू माँ को सदमे से उबारेंगे। बेला अपनी जुड़वा सास को चंगा करने की जी तोड़ मेहनत करती है। वो प्रत्येक 3 पहर गीता की मालिश करती है। आज भी देर रात वो गीता के पाँव में तेल मलते हुए बोलती है, सासू माँ, जानती हो आपकी ये जुड़वा बहन है ना सीता सासू माँ, आप वल दर्जे की कसाई हैं। अरे बोलो भला, ससुराल में कदम रखते तो बड़ी बड़ी तीन घाकी इन्होंने। कहा बहू घर की लक्ष्मी होती है, एकाएक उसी लक्ष्मी बहू को बतौर बाई बनाकर रख दिया है। बेला की कड़वी बातें सुनकर सीता की जुड़वा बहन गीता के शरीर में मानो प्राण पड़ जाते हैं। उसके हाथ पांव डावाडोल होने लगते हैं और वो बोल पड़ती है, तेरी ये मजाल जो तू मेरे ही सामने मेरी जुड़वा बहन को भला बुरा बोले। अरे वाह सासू माँ, जरा देर भी अपनी जुड़वा बहन की बुराई बर्दाश्त नहीं हुई कि आपने परिंदों की तरह सुगबुगाना शुरू कर दिया। गीता अपने पाँव पर खड़ी हो जाती है। ये देख सीता की आंख से खुशी की बदरी बरसने लगती है। गीता, मेरी जुड़वा बहन, तू ठीक हो गई। सीता, मैं कहती हूँ छोड़ मुझे। आज मैंने तेरी बेबाक बिगड़ैल बहू को सास की सुताई से वाकिफ न कराया तो मैं भी गांव की गीता नहीं। सासू माँ, मैंने कहा था ना कि मेरे कड़वे बोल रामबाण का काम करेंगे। इसका मतलब ये सब कुछ तुम दोनों सास बहू की साजिश थी। हाँ जेरोक्स जुड़वा सासू माँ, हम सास बहू ने आपको सदमे से बाहर लाने के लिए सिर्फ स्वांग रचा था। बेला की बड़ी बुद्धि से गीता ठीक हो जाती है। इस तरह बेला अपने हमशक्ल सास के साथ एक नई शुरुआत करती है। अरे बेला बहू, जरा जल्दी से जूस तो बना दे। अरे बहू, जरा मेरे लिए भी आते वक्त एक गिलास सादा पानी लेते आना। बेला झटपट से अपनी दोनों जुड़वा सास के लिए जूस और पानी लेकर आती है, जहाँ उसकी सास सोफे पर पसरी होती है। अरे बेला, तू तो बुरी फंस गई ये जुड़वा सास में। सीता और गीता सासू माँ की पहचान करना तो एकदम पहाड़ जैसा जान पड़ रहा है। जरूर यही सीता सासू माँ होंगी। ये लीजिए माँ जी जूस। बहू, मैं तेरी सास सीता हूँ। बहू, मैं तेरी सास सीता हूँ। वो गीता है, उसे जूस, मुझे पानी दे। अरे नहीं बेला बहू, वो सरासर झूठ बोल रही है। मैं सीता हूँ और वो गीता है। हे ईश्वर, ये हम शक्ल सासू माँ में से सीता गीता की पहचान कर पाना तो मेरे लिए एकदम मुश्किल हो गया है। इन जुड़वा बहनों का जोड़ तो फेविकॉल से भी ज्यादा मजबूत है। बेला का बेरंग चेहरा देखकर दोनों सास स्वयं अपना पुख्ता प्रमाण देती हैं। अरे बहू, परेशान ना हो, हम दोनों जुड़वा बहनें बस तेरे साथ हंसी ठिठोली कर रही थी। बहू, हम जुड़वा बहनों की एक पहचान है। हमारी हथेलियों पर जन्मजात तिल है, जिसे तू अपनी जुड़वा सास को साधारणतः पहचान सकती है। मेरे बाएं हाथ के बगल में तिल है और सीता के दाहिने हथेली में तिल है। शुक्रिया मेरी जुड़वा सासू माँ, आप नहीं जानती, आप दोनों ने ये सुनहरा सच बताकर मुझे सदमे में जाने से बचा लिया। उस रोज के बाद से बेला अपनी जुड़वा सास सीता और गीता के साथ मिलनसार जीवन बिताने लगती है। शोभेपुर गांव में 5 गरीब बहुएं अपनी सास पद्मिनी के साथ रहती थी। उनके ब्याह के 1 बरस भीतर ही पद्मिनी के 5 बेटे एक बड़ी दुर्घटना में अपनी जान से हाथ धो बैठे। ऐसे में उनके घर की माली हालत बेहद दुर्बल हो गई। फिर एक दिन, जब से हम 5 के पतियों का स्वर्गवास हुआ है, हम सभी ओछेपन में जी रहे हैं। इस दुख के पड़ाव में सगे संबंधियों ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। अब हमें ही कुछ करना होगा। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। कब तक ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्यों ना हमें गाय खरीद ली, उसका दूध बेचकर हमें इतना दाम तो मिल जाएगा कि घर का चूल्हा उदास ना पड़े। हम लाचार बहुओं के पास एक दाना खरीदने को खोटा सिक्का तक नहीं, तो गाय कहाँ से खरीदेंगे? एक उपाय है, पति के बिना मंगलसूत्र का क्या मोल। हम 5 अपना मंगलसूत्र बेचकर एक गाय खरीद लेते हैं। 5 बहू इस बात से सहमत होकर अपने गहने बेचकर एक दुधारू गाय खरीदकर उपले और दूध का व्यापार शुरू कर देती हैं। जो कि तुम एकदम दूध की तरह सफेद हो, इसलिए आज से हम 5 बहुएं तुम्हें गौरी कहकर पुकारेंगी। गौरी नाम देते हुए रेवा गाय के सींग को हिलाने लगती है। तभी उनकी सास पद्मिनी समझते बूझते हुए कहती है,
अरे बहू, तुमने इसे खरीद तो लिया, मगर पालना पोसना कोई खिलवाड़ काम नहीं। इसकी सेवा बाड़ी एक जन के बस की बात नहीं, मगर जिम्मेदारियों के बंटवारे से बात बन सकती है। क्या मतलब माँ जी? मतलब ये कि कोई इसे चराने खेत खलिहान ले जाए तो कोई इसका गौशाला साफ कर दे, कोई उपले बनाए तो कोई 2 जन दूध दूहने की जिम्मेवारी संभाले। जी माँ जी। 5 बहुएं आपसी सम्मति से गाय की सेवा बाड़ी किया करती। उनके हाथों के बेहतर रत्न को देखकर गौरी भी बदले में उन्हें खूब सारा दूध दिया करती। द्वार पर खड़ी ललिता कहती है, सांझ की बेला बीतने को चली है, जाने ये रेवा और रचना गौरी को लेकर कहाँ रह गई? दूध दूहने का समय हो गया है, गांव-गढ़ के लोग भी आते होंगे। ये तो गौरी की गुहार है, लगता है ये आ गए। माफ करना जेठानी जी, जरा देरी हो गई। हरी भरी चारियों को देखकर गौरी एक डग आगे बढ़ा ही नहीं रही थी। कोई बात नहीं, गनीमत है कि गौरी समय से आ गई। संध्या दूध की बाल्टी ले आना। इसके बाद ललिता गौरी का दूध दूहने लगती है और कुसुम लोगों को दूध देती है। धीरे धीरे पद्मिनी और उसके 5 बहुओं के जीवन से गरीबी की बदरा छटने लगती है। गौरी की दूध की बेहतर गुणवत्ता को देखकर परख कर पूरा गांव गढ़ उन्हीं से दूध खरीदने लगता, जिसे कुछ ही महीनों में गरीब बहुओं के मढ़ई छतनुमा मकान के नींव में बदल गई। ये देखकर गरीब बहुएं गौरी की पूजा करते हुए कहती हैं, गौरी, आज तुम्हारी बदौलत हम गरीब बहुएं इस मकान की नींव धर पाई हैं, इसीलिए ग्रह पूजा से पहले हम गौ पूजा कर रहे हैं। गौ माता, इस मेवा मिष्ठान को खाकर मेरी और मेरी 5 बहुओं की पूजा स्वीकार करो। गौरी अपनी पूंछ हिलाते हुए खुश मन से मेवे खाने लगती है। 5 बहुएं बारी बारी से गौ माता को तिलक लगाकर उसे मेवे खिलाकर पूजा को पूरा करती हैं। समय गुजरता है, मगर एक वक्त ऐसा आता है जब गौरी कमजोर पड़ने लगती है। जेठानी जी, जाने क्यों कुछ दिनों से गौरी पहले की तरह चारा नहीं खा रही है। हरी भरी चराई के बावजूद भी खेत में जाते ही थसकरी मारकर बैठ जाती है और ऐसे ही रेंकने लगती है। इसकी खुराक घट जाने के चलते ही इसने दूध की खपत भी कम कर दी है। अरे बहू, चिंता मत करो, मैं जाकर केवट को बुला लाती हूँ। वह माल जाल की बदहाली बीमारी को सोंझ भाप जाता है। कुछ ही देर में पद्मिनी केवट को लेकर घर आती है। केवट गौरी की जांच करके कहता है, अरे पद्मिनी, गौरी गर्भ से है। अब इसकी खुराक में खेत खलिहान का चारा नहीं बल्कि दाना पानी देना, ताकि इसकी दुर्बलता जाए। गौरी की गर्भ से होने की खबर सुनकर 5 बहुओं के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। हम 5 बहू की ओर से तुम्हें बहुत बधाई हो गौरी। हमारी गौरी कितनी मनोहर बेला में गर्भ से हुई है। जब एक बार फिर गौ पूजा पड़ने वाली है, अब की बरस हम सिर्फ तुम्हारे साथ गौ पूजा करेंगे, मगर अगले बरस से गौरी और उसकी बछिया को एक साथ पूजेंगे। गुजरते दिनों के साथ देखते ही देखते गौ पूजा का दिन आ जाता है, जिसके उपलक्ष्य में बहुएं बड़े ही उमंग उत्साह से गौ पूजा के पर्व को मनाती हैं। उनके लिए ये पल दशहरा या दिवाली की धूम से कम न था, जो कि गौरी के प्रति 5 बहुओं का अनोखा लगाव सोंझे तौर से दर्शा रहा था। हे तीनों लोकों के देवों, इस गौ पूजा के पर्व पर हम बहुएं प्रार्थना करती हैं कि हमारी गौरी की दुर्बलता का नाश हो जाए। इसके बाद बहुएं गौरी को तिलक करके उसे मिष्ठान खिलाती हैं। जैसे जैसे गौरी के गर्भावस्था के दिन बीत रहे होते हैं, उसका शरीर बड़ी दुर्बलता का कौर होता चला जाता है। उसे भली चंगी करने की चाहत में 5 बहुएं उसे जानवरों के हर एक डॉक्टर से दिखाती हैं। पूरी जमा पूंजी झोंकने के बावजूद गौरी का रोग पकड़ में नहीं आता, मगर अब बेचारी बहुएं पहले की तरह गरीबी की मार झेलने लगी। आखिरकार 9 महीने के पड़ाव के बाद गौरी ने एक बच्चिया को जन्म दिया, मगर बदकिस्मती से गौरी खुद मौत का कौर हो गई। गौरी, तू हमें छोड़कर नहीं जा सकती गौरी। गौरी के जाने के गम में 5 बहुएं फूट फूट कर रोती हैं, मानो रिश्ता रक्त संबंध का हो। ऐसे में पद्मिनी कहती है, अरे मेरी बहू, तुम्हारे लिए अपना दुख बड़ा है। अरे इस बेचारी बच्चिया की सोचो, जिसने जन्म लेते ही अपनी माँ को खो दिया। गौरी की बच्चिया बिलखते हुए उसे चाटने लगती है। चुप हो जा मुनिया, तेरी माँ हमसे कोसों दूर चली गई रे। 5 बहुएं पड़ती जमीन को खरीदकर बड़े तौर से गौरी को वहां लाकर उसे खेत की माटी में दफन करके सिसकते हुए श्रद्धांजलि देती हैं। साथ ही उस जमीन पर गौरी की समाधि बनवाती हैं। घर लौटकर आने पर सब कुछ सूना पड़ा होता है। 5 बहू गौशाला में आकर कहती हैं,
ऐसा लग रहा है जैसे गौरी की गुहार कानों में गूंजने को है। बहू, गौरी हमसे दूर जा चुकी है, मगर उसकी जीती जागती पड़ी निशानी ये बचिया हमारे बीच में है, उसकी छवि की छाप छोड़ रही है। समझो यही गौरी का दूजा रूप है। बचिया के रूप में पांचों बहुएं गौरी को देखने लगी और गौरी से जुड़ी बुरी याद को बिसार कर उसे पालने पोसने लगी। इस तरह फिर गौ पूजन का पर्व आता है। अरे आज पूरे गांव गढ़ में गौ पूजन है और हम ऐसे रूखे सूखे बैठे हैं। रेवा, रचना, चलो मुनिया का गौशाला साफ करते हैं और तुम दोनों से नहला धुला दो। गौरी के जाने का गम अपने सीने में दफन करके सभी बहू गौशाला को साफ सुथरा करके मुनिया की पूजा करते हैं और अंत में सभी गौरी की समाधि पर आते हैं। मुनिया, ये तुम्हारी माँ गौरी की समाधि है। देखो गौरी, हर साल की तरह इस साल भी हम बहू ने गौ पूजन का पर्व मनाना नहीं बिसरा। तुम्हारे मनपसंद मिष्ठान मेवे लेकर आए हैं हम, और देखो हरिया के खेत की धूप चरना बहुत पसंद है ना तुम्हें, अब वो भी हम साथ लाए हैं। गौरी, जरा देखो तो तुम्हारी बच्चिया पूरे 1 बरस की हो गई है। मेरी बहू इसे अच्छे से पाल पोस रही है। मेवे और हरी धूप का भोग समाधि पर चढ़ाकर पांचों बहू से प्रणाम करती हैं, जिसके साथ गरीब बहू के दिल में दफन गौरी के जाने का गम आंसू बनकर बह जाता है। ये देखकर बच्चिया भी समाधि के पास थस्करी मारकर बिलक बिलक कर रोती है और सभी समाधि पर फूल अर्पण करते हैं। जहाँ आज की दौड़ में इंसान के लिए रक्त से जुड़े रिश्तों के लिए भी इतना गहरा लगाव शेष नहीं रह गया, वहीं गरीब बहुओं के लिए उनकी गौरी एक बड़ा गढ़ बन गई थी, जिसके जाने के बाद भी पांचों बहू गरीबी में भी गौ पूजन करती थी। कई बरस बीत गए हैं, आखिरकार आज गौरी की बचिया एकदम उसके बराबर होकर बहुओं के जीविकोपार्जन का जरिया बन गई है। 5 अनोखी बहुओं की एक सास। पंचवटी गांव में रहने वाली पद्मिनी 5 अनोखी बहुओं की साधारण सास थी। आखिरकार उसकी बहुएं थी ही इतनी अनोखी। पहली बहू पूर्वी के पैर लंबे तो हर्षिता के हाथ लंबे, गायत्री की गर्दन जिराफ जैसी तो सुगंधा की नाक तीखी और तेज, और श्रव्या के कान लंबे। सूरज सर पर चढ़ गया है, मगर मजाल है जो 10 बजे से पहले रसोई घर में कोई भी अपनी छाप छोड़ दे। अपने आप में बुदबुदाती हुई पद्मिनी सोफे पर पसर जाती है। कुछ देर बाद पांचों बहुएं अपने कमरे से बाहर आती हैं। गुड मॉर्निंग माँ जी। अरे काहे की गुड मॉर्निंग, 5 बहुएं होने के बावजूद भी बखत पर एक कप चाय नसीब नहीं होती। जाने कैसी बोड़म बहुएं पल्ले पड़ी है। वैसे सासू माँ, गुस्से में आपकी नाक न एकदम सुगंधा की जैसी लंबी लग रही है। हाँ माँ जी, और आपके कान तो एकदम मेरे जैसे लंबे चौड़े लग रहे हैं। आहा, मेरी अतरंगी बहुओं, बातों के महारथी बनने से बेहतर अब कामकाज कर लो। 10 बज चुके हैं। श्रव्या बहू, जाके मलखान के यहाँ से दूध ले आ। हर्षिता और पूर्वी, तुम लीपा पोती के काम में लग जाओ, और तुम दोनों रसोई घर का रास्ता नापो। जी माँ जी। इसके बाद श्रव्या अपने लंबे कान लिए निकल पड़ती है, जहाँ उसे गांव के प्रांगण में बैठी औरतें दिखती हैं। आज गांव की चुगली मंडली इतनी भोर सवेर ही शुरू हो गई, मुझे इनकी खुसर पुसर सुननी होगी। आखिरकार मेरे ये अनोखे कान किस काम के लिए हैं? श्रव्या कान लगाए दूरी बैठी औरतों की बातें सुनना शुरू कर देती है। अरे बहनों, पता है पद्मिनी ने तो अपने 5 बेटों की बलि चढ़ा दी। बहू के नाम पर बलाए मर लिया है। बेचारे अपने बेटों के जीवन में आड़े तेरे अंगों वाली बहुएं जो है उसकी। ये सुनकर श्रव्या गुस्से से बाहें ऊंची करके कहती है, ए चंपा काकी, एकदम कुत्ते की दुम जैसी हो तुम। लाख बातें सुन लेगी मगर चुगली करना नहीं, माँ जी को बताना पड़ेगा। श्रव्या सीधे घर आकर अपनी सास से 1 की 2 लगाकर उसे सब बताती है। क्या कहा? ऐसा कहा उस चुगलखोर चंपा ने? हाँ माँ जी, 100% सच। मगर मैं उसे क्या दोष दूं जब मेरा ही सिक्का खोटा है। सही तो कहा उसने। अरे तुम 5 इंसान लगती कहाँ हो? ऐसा लगता है बहू नहीं बनमानुस हो। पद्मिनी ऐसा बोल ही रही थी कि अचानक चंपा चिल्लाते हुए दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे ओ अतरंगी बेढंगी बहुओं की सास, कहाँ है? बाहर निकल। इस चुगलखोरनी चंपा की ये मजाल जो मेरे चौखट पर चढ़कर चिल्ला रही है, अभी मजा चखाती हूँ इसे। गुस्से में बिलबिलाती पद्मिनी अपनी 4 बहुओं के साथ बाहर आती है, जहाँ चंपा के बगल में सुगंधा खड़ी होती है।
सुगंधा बहू, तू इस चुगलखोरनी के साथ क्यों खड़ी है? क्या कहा तूने? वही जो तूने सुना। अरे दिन भर डोलती हुई औरतों का जमावाड़ा लगाकर बैठ जाती है और मेरी पांचों बहुओं का पोथी पतरा खोलकर अगड़म बगड़म बातें बनाती है। अरे इसमें गलत ही क्या है? पूरे गांव देहात से छिपा नहीं तेरी बहुओं में जो दोष है। एक अपनी जिराफ जैसी लंबी गर्दन से लोगों के घर में ताका झाकी करती है, तो ये श्रव्या अपने लंबे चौड़े कानों से दूर दराज की बातें सुनती है। और ये सुगंधा, इसकी तो बड़ी नाक ने पूरे पंचवटी गांव में नाक में दम किए रखा है। आज फिर मेरे घर में जानवरों की तरह घुसकर जुगाली करते पकड़ी गई है। वो माँ जी, आप तो जानती है ना कि मुझे मालपुए कितने ज्यादा पसंद है, इसलिए उसकी खुशबू की खुमारी से मुझसे रुका नहीं गया। देख लियो पद्मनी, किसी रोज तेरी ये लंबी नाक वाली बहुएं तेरी नाक कटवा के मानेंगी। मैं पूछती हूँ, दुनिया की लड़कियों का हड़ताल पड़ गया था क्या, जो बहू के नाम पर अनोखे अंगों वाली बलाए ब्याह कर लाई है? ये सुनकर पांचवी बहू हर्षिता का पारा बढ़ जाता है और वो अपने लंबे हाथ बढ़ाकर चंपा को एक चमेट लगाते हुए बोलती है, तब से जो जी में आए बके जा रही हो। अरे हमें दोष लगाने से पहले जरा खुद के गिरेबान में झांक कर देखो। पाव भर के भेजे में दुनिया भर की चुगलियों का पिटारा भरा है। खुद का मुंह तो पकौड़े जैसा है और हम पांचों में नुस्ख निकाल रही हो। अरे मैयारी, अरे पद्मनी, ये कैसी चांडाल बहू है तेरी, कितनी जोर का कंटप मारा है। क्यों चंपा चाची, कैसी लगी? अरे बहुत जोरों की पड़ी है, कानपुर से लेकर नागपुर तक झन्ना उठा है, यहाँ से खिसकना ही बेहतर है। चंपा के चले जाने के बाद पद्मनी अपनी बहुओं पर खिसियाते हुए कहती है, उसे पीट कर क्या हासिल हो गया तुम लुगाइयों को? इस हरकत से तुम पांचों ने साबित कर दिया कि तुम अव्वल दर्जे की नक्कारी नास पीटी हो। ऐसा कहकर पद्मनी अंदर चली जाती है और पांचों बहुएं बोलती हैं, सासू माँ को समझाना हम पांचों की समझ से परी है। वही तो, हम पांचों उनके पीठ पर बोल ही रही थी और बजाय हमारी पीठ थपथपाने के बजाय चार बातें सुना दी। अरे अनोखी बहुएं होने के बाद भी हम पांचों का हाल घर की मुर्गी दाल बराबर है। इसी के साथ बहुओं की बातें खत्म हो जाती हैं। समय गुजरता है, पांचों अनोखी बहुएं अपने कर्तव्य से सास का दिल जीतने की बेशुमार कोशिश करती हैं। बावजूद इसके पद्मिनी बेचारी बहुओं पर केवल कुड़कुड़ाती रहती। एक दिन कुछ लोग उनके गांव में घूमते हुए अनाउंसमेंट करते हैं, सुनो सुनो सुनो, गांव की सभी बहुओं के लिए 2 दिन बाद होने वाली प्रतियोगिता खाना खजाना लेकर आया है सुनहरा मौका, जिसमें जीतने वाली बहू को प्राप्त होगा 50,000 का इनाम। तो भाग लेना ना भूलें। सुनो सुनो सुनो। ये सुनकर पांचों बहुओं के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं और वो बोलती हैं, अरे वाह, ये तो सचमुच में सुनहरा मौका है। हाँ, यही मौका है सासू माँ की नजर में खुद को साबित करने का। हम पांचों इस प्रतियोगिता में भाग लेंगी। उसी पल छिन्न पांचों बहुएं प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। उनकी देखा देखी गांव की बाकी बहू भी बढ़ चढ़कर प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। 2 दिन बाद सभी बहू गांव के मैदान में जमा होती हैं। हम पांचों ने प्रतियोगिता में भाग तो ले लिया, मगर करना क्या है? मेरी मानो तो अभी मौका है, पाँव पीछे कर लो। क्यों पूरे गांव देहात के सामने अपनी सास की खिल्ली उड़ाना चाहती हो? माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम पांचों बहुएं आज आपका नाम ऊंचा करके दिखाएंगी। पूर्वी ऐसा कह ही रही थी कि तभी अनाउंसमेंट होता है, सभी बहुएं 5 जन का समूह बना लें। आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें एक बहू को खाना पकाना है, दूसरी को उस खाने को उस रेखा से उस पार पहुंचाना है, बिना किसी आवाज के, वो भी केवल 7 कदम में। और 2 बहू के आंखों पर पट्टी बंधी होगी, जिसमें से एक को कदमों की आहट को भांपना है और एक बहू को खुशबू से भांपकर खाने का नाम बताना है। गौर से सुनो हर्षिता, तुम्हारे हाथ हम सभी से लंबे हैं, इसलिए तुम इस रसोई के टेबल पर दूर रखे सामान को आसानी से उठा लोगी। और गायत्री, तुम्हारी गर्दन लंबी है, तुम्हें दूर का पास दिख जाता है, इसलिए तुम मुझे दोनों छोर की दूरी बताओगी। फिर मैं अपने लंबे पैर से 7 कदम में खाना पहुंचाऊंगी और श्रव्य, तुम अपने कान को मेरे कदमों की आहट पर रखना। और सुगंधा, तुम्हें जल्दी से खाने की खुशबू भापनी होगी, समझी? हम समझ गए। पांचों बहुओं के अनोखे अंगों को देखकर सभी की बहुओं के चेहरे पहले ही पीले पड़ चुके थे। इधर हर्षिता दूर रखे सामान को लंबे हाथों से उठाकर झटपट मालपुए बनाती है। ये लो पूर्वी, गायत्री, जल्दी से गर्दन ऊंची करके
दूरी देखकर बताओ। जेठानी जी, आपके लंबे पैरों के अनुसार सुगंधा और श्रव्या तक पहुंचने के लिए 5 कदम लगेंगे। पूर्वी मालपुए से भरा बर्तन लेकर 5 कदम में उनके पास पहुंचती है। श्रव्या अपने तेज कानों से उनके कदम गिन लेती है और सुगंधा अपनी तेज तीखी नाक से मालपुए का पता लगा लेती है। अब आप दोनों को बताना है कि कितने कदम में खाना आपके पास आया और खाने में है क्या। 5 कदम में। और खाने में मालपुए हैं। बिल्कुल सही जवाब। आप पांचों इस खाना खजाना की विजेता हैं। आपको मिलते हैं पूरे 50,000 रुपए। ये सुनकर पूरा गांव गड़ ताली बजाता है, जिसकी गड़गड़ाहट सुनकर पद्मिनी फूले नहीं समाती। देखा माँ जी, हम जीत गई। जुग जुग जियो मेरी बहुओं, आज तुम्हारी सास का सर गर्व से ऊंचा हो गया। मैं सौभाग्यशाली हूँ जो मेरी बहुएं दुनिया की भीड़ से अलग और अनोखी है। आखिरकार पांचों बहू का संघर्ष रंग ले आता है। आज पद्मिनी के साथ पूरा गांव पांचों बहुओं को गर्व का गढ़ मानता है। लहंगों का जादुई पेड़। 18 वर्षीय लांची अपनी मां संध्या के संग सज्जनपुर गांव की सीमा में रहती थी। संध्या गांव के रईस लोगों के घरों में बर्तन चौका करती है। भरी जवानी में ही संध्या के सर से पति का साया छीन गया। ऐसे में संध्या ने अकेले ही लांची को पाल पोसा। लांची अब सयानी हो चुकी थी। माँ, आज शोभा की शादी में मैं क्या पहनूं? एक भी अच्छे कपड़े नहीं। संध्या संदूक के भीतर से संतरी रंग का एक सूट निकालकर उसे पहनने को देती है। लाची अपनी माँ की असमंजसता से बखूबी वाकिफ थी, इसीलिए वो चुपचाप उस सूट को पहनकर शोभा की शादी में पहुंचती है। जैसे वो स्टेज पर आती है, उसकी सखी शोभा बेबाक मुंह बनाकर कहती है, लाची, तुम्हें आज ही का दिन मिला था ये सादा सूट पहनने को? क्यों शोभा, क्या खामी है सूट में? ये मेरा सूट है, मैंने इसे कई बार पहन लिया था, इसीलिए मैं इसे ऊब गई थी। जानती हो कि मैं जमींदार की बेटी हूँ, फिर भी एकदम सादी बनकर आई हो। मेरी बाकी सहेलियों ने ड्रेस थीम के अकॉर्डिंग लहंगा पहना है, सिवाय तुम्हें छोड़कर। तुम्हारे इस साधारण सादे कपड़े के कारण मैं शर्मिंदा नहीं होनी चाहती। शोभा की बातें लाची के दिल को भेद कर रख देती हैं। वो उसे असहज देखकर चुप्पी साध कर वहाँ से रोते बिलखते घर लौट आती है। लाची, क्या हुआ बिटिया, तू रो क्यों रही है? क्यों माँ, आपने मुझे कपड़े पहनने से पहले क्यों नहीं बताया कि ये सूट शोभा का है? बिटिया, उसके सिवा तेरी इस बेबस माँ के पास कोई चारा नहीं था। तू घर के अभाव से भली भांति वाकिफ है। हम गरीबों का जीवन अमीरों के उतरन पर ही आश्रित है। समय गुजरता है। लाची निष्दिन एक बंजर पेड़ को पानी दिया करती थी। आज जब वो जा रही थी तो सामने से उसे रचना आती दिखाई पड़ती है। अरे रचना, बड़े दिनों बाद गाँव का रुख कर रही हो, कुछ खास बात है क्या? हाँ, एकदम खास बात है। अपनी सभी सखियों को न्योता देने जा रही हूँ। भोज का न्योता? अपनी शादी का न्योता। इसी सप्ताह मेरी शादी है। अरे ये तो बड़े आनंद की बात है। अपनी इस सखी को नहीं बुलाओगी? लाची की बात सुनकर रचना रईस अंदाजे में उसे ताना मारते हुए कहती है, तुम्हें बुलाकर अपनी शादी का सत्यानाश थोड़ी करना है। देखा, मैंने देखा था शोभा की शादी में कितना साधारण सा पहरावा पहनकर तुम आई थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी में भी आकर तुम मेरे को असहज महसूस करवाओ। उसकी शादी में भी तुमने असहज महसूस करवाया था। जानती हो, मेरी शादी का लहंगा पूरे 15 लाख का है। मशहूर डिजाइनर सब्यसाची ने सिला है। तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम्हारे पास तो सस्ते से लहंगे हैं, खरीदने का भी दाम नहीं होगा। इतना महंगा लहंगा कहाँ से लाओगी? रचना की जली कटी बातें सुनकर लाची रोती बिलखती हुई उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। जैसे उसके आंसू की बूंदें पेड़ के जड़ में जा गिरती हैं, उसी पल छिन पेड़ सजीव होकर कहता है, लाची, तुम रो क्यों रही हो? आवाज को भांपते हुए लाची जैसे पीछे पलटती है तो पेड़ के नाक, मुंह, आंखें देखकर वो भौचक्की रह जाती है। तुम्हारा अक्ष तो एकदम मानव सा मालूम पड़ रहा है, कहीं तुम मायावी पेड़ तो नहीं? हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। पता है, पेड़ में बहुत गरीब हूँ। मेरी सभी सखियां सहेलियां अपने सुंदर लहंगों से मुझे लुभाती ललचाती हुई मेरी हंसी उड़ाती हैं। तुम्हारी समस्या का समाधान मैं हूँ, क्योंकि मैं लहंगे का जादुई पेड़ हूँ। तुमने सदा मेरी सेवा की, मुझ सूखे वृक्ष को जल के स्वरूप में जीवन दिया। इसलिए जिस पल तुम इस वृक्ष से लहंगे की मांग करोगी, ये जादुई पेड़ तुम्हारी मांगों की पूर्ति करेगा। जादुई लहंगों के पेड़ पर लाची को अपना प्रमाण देकर साधारण स्तब्ध हो जाते हैं। उसके पश्चात लाची कहती है, मायावी पेड़, अगर तुम सच में जादुई लहंगों का वृक्ष हो तो इसी पल मुझे एक सुनहरे रंग का लहंगा दे दो। लाची के स्वर सुनकर एकाएक पेड़ प्रकाशमान हो जाता है और उस पर सुनहरे रंग का सुंदर लहंगा प्रकट होता है। ये देख लाची हक्की बक्की रह जाती है। ये तो सचमुच में लहंगों का जादुई पेड़ है।
लाची लहंगों के जादुई पेड़ का पुख्ता प्रमाण जानने के लिए पुनः प्रयास करते हुए कहती है, हे जादुई लहंगों का पेड़, मुझे और भी सुंदर लुभावने लहंगे दो। लाची के कहते ही जादुई पेड़ की प्रत्येक डाल सैकड़ों सुंदर लुभावने लहंगों से भर जाता है, जिसे देख लाची फूले नहीं समाती। इन लहंगों के लिए तुम्हारे लाखों लाख बार शुक्रिया जादुई पेड़। इसके बाद लाची उन लहंगों को लेकर घर आ जाती है, जहाँ उसकी माँ संध्या